अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के एक बहुत ही खूबसूरत सिटी शामन सिटी में, जो कि वाक़ है फुजियन प्रोविंस में। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइन। डॉक्टर मोइन ने चाइना से ही MBBS किया था और तकरीबन 9 साल से चाइना में हैं। तो सबसे पहले मोइन का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया। और आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे जो सवालात से MBBS के हवाले से, मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम जो सवालात हैं वो मैं आज मोइन से पूछूँ, ताकि आपको जो MBBS के हवाले से जितनी भी आपके ज़हन में क्यूरीज़ हैं या सवाल आता है उनका आंसर आपको मिल सके। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मोइन से। अस्सलाम वालेकुम मोइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुदस्सिर भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आप बेसिकली पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से पंजाब प्रोविंस से नारवल के करीब एक छोटा सा शहर है शकरगढ़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2016 में चाइना में आया था, तो वहीं MBBS के लिए आया था बेसिकली मैं चाइना में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि चाइना में जो MBBS है उसके क्या जो एडमिशन है वो आज, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 जुलाई आज, तो क्या आजकल एडमिशन ओपन है MBBS के लिए? देखें बेसिकली मुदस्सिर भाई ऐसे होता है कि चाइना में 2 बैचेस होते हैं, 2 इनटेक्स होते हैं, जिस तरह मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक। तो मार्च इनटेक की बात करें तो उसके जो एडमिशन्स हैं वो लेट दिसंबर में और जनवरी के स्टार्ट में शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो जो उसके एडमिशन्स हैं वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ओपन होते हैं। तो इन दिनों में अगर हम बात करेंगे तो जैसे जुलाई चल रहा है तो एडमिशन सितंबर बैच के लिए ओपन है अभी। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है मोइन के जो MBBS है क्या उसके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि बैचलर के लिए भी होती हैं चाइना में, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसी तरह मास्टर्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, CSC आंसू है, PhD के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या MBBS के लिए भी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि फुली फंडेड हो या फिर पार्शली फंडेड हो? तो MBBS के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे उसमें टाइप A स्कॉलरशिप होती है, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है उसमें एडमिशन होना या उसको गेट करना, और उसके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज भी आनी चाहिए, आपका चाइनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी ख़ुद एक स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, हर साल ऑफ़र करती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं यूनिवर्सिटी में उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन करके, तो जो मतलब तकरीबन पहले 5 या 6 बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करती है और उनको स्कॉलरशिप देती है। और वो स्कॉलरशिप इतना होता है कि स्टूडेंट की एक पर ईयर की जो फ़ी होती है वो उसमें कवर हो जाती है। अच्छा ठीक हो गया। मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका जब एडमिशन होगा तो आपने पहले ख़ुद फ़ीस पे करनी है, फिर उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया टाइप A का, तो मैं आपको बता दूं कि जो CSC टाइप A है आप उसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तकरीबन 15 या 20 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है MBBS के लिए। बाकी इससे हटकर अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो तकरीबन ना होने के बराबर स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में MBBS के लिए। लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किया जाता है, और उसमें ये होता है कि आपने पहले ख़ुद फ़ीस वगैरह पे करनी होती है, और अगर आप टॉप के जो 5-6 स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर आप आते हैं तो फिर आपकी जो फ़ीस है वो आपकी रीइंबर्स होने के चांसेस होते हैं, आपको वापस मिल जाती है। ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये होता है कि जो आपके टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, लेकिन उसके लिए हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होगा। तो आप जैसे आपने मेंशन किया, आपको पहले फ़ीस देनी पड़ेगी, आप पहले फ़ीस सबमिट करवाएंगे। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप में नाम आता है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसके साथ फिर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी, और इतनी होती है कि वो स्टूडेंट की फ़ी कवर हो जाती है, समझ लें आपको फ़ी वापस मिल जाती है। अच्छा चलें ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि चाइना में जो MBBS की फ़ीस होती है वो कितनी होती है, और पाकिस्तान का अगर देखें तो ऑन एवरेज तकरीबन 20 लाख रुपए पर ईयर होती है, जो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो MBBS की फ़ीस होती है उसमें ईयर के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज भी वेरी करती है। लेकिन चाइना के बारे में हमें बताएं कि इसमें मतलब कि ऑन एन एवरेज कितनी की फ़ीस होती है MBBS के लिए पर ईयर? अभी देखें जैसे चाइना में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं चाइना में MBBS के लिए बात करूँगा तो उसमें MOE और नॉन MOE यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अब जो MOE यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ी
ज़्यादा होती है नॉन MOE से। उसमें यह है कि उनकी तकरीबन फ़ी कह लें हम अगर एवरेज स्टार्ट करें तो 36,000 RMB से लेके ऑनवर्ड्स होती है, वो 40,000 भी हो सकती है, 45,000 भी, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी फ़ी के इक्वल बन जाती है। चाइना में हमारा आने का मकसद ये होता है, मोस्टली जो सबसे पहले लोग सोचते हैं उसका मतलब ये होता है कि यार वहाँ पे फ़ी कम है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। और इसके अलावा तो जो अगर हम एवरेज फ़ी की बात करें तो वो 20 से 25,000 के दरमियान फ़ी होती है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली में जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं या डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20 to 25,000, इसका मतलब ये है कि 8 से 10 लाख रुपए पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी। इसके अलावा जो स्टूडेंट का अपना मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अलावा हैं, लेकिन इस फ़ी में आपकी ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी दोनों इंक्लूडेड हैं। अच्छा, तो उसके अलावा कितना एक्सपेंस हो जाता है, यानी कि खाने पीने का, रहने का? वैसे मुझे भी आइडिया है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस में यूजुअली कितना जो एक्सपेंस है वो हो जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स का? एवरेज अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो तकरीबन अगर हम डिवीज़न कर लें तो 400 to 500 आप ग्रॉसरीज़ का लगा लें। उसके अलावा आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे तो ये है कि चाइना में जैसे हलाल फूड फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, तो है हलाल फूड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे आके ख़ुद कुकिंग करते हैं। तो आप उसी हिसाब से 400 to 500 ग्रॉसरीज़ का निकाल लें, तो बाकी आप अपना थोड़ा सा निकाल के तो तकरीबन आप कह लें कि विदिन 1000 से लेके 1500 तक तकरीबन इतना एवरेज पर स्टूडेंट आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि 1000 to 1500 इसका मतलब ये है कि तकरीबन 40,000 40,000 to 60,000 रुपीज़ तक बन जाता है। यानी कि 1000 जो है वो एक RMB जो है वो 40 रुपये का है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तकरीबन 40 का है, तो इसी हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 40 से 60,000 रुपये माहाना आपका खाने पीने का आएगा। उसके अलावा बाकी जो फ़ीस वगैरह वो आपको बता दिया। मुझे ये बताएं आप कि एडमिशन के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं चाइना में MBBS के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं चाइना में MBBS में एडमिशन के लिए? बात करें हम मार्क्स की अगर, तो मार्क्स तकरीबन FSC में प्री मेडिकल में आपके 60% से अबव होने चाहिए मार्क्स चाइना में एडमिशन के लिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पासपोर्ट आ जाता है आपका, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती है मैट्रिक की और FSC की, जो बोर्ड से भी अटेस्टेड होती हैं और मोफा से भी अटेस्टेड होती हैं। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आ जाता है। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो आपको, अगर आप चाइना में आपका एडमिशन हो जाता है तो चाइना से आपको एक एडमिशन नोटिस और एक वीज़ा लेटर मिलता है। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप इनको लेके फिर एम्बेसी चले जाते हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं आगे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सवाल है कि जब चाइना में आप MBBS करते हैं तो क्या वो चाइनीज़ स्टार्ट होता है या इंग्लिश स्टार्ट होता है? क्योंकि जो मास्टर जो PhD है उसमें अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपके पास HSK4 या HSK5 जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो MBBS के हवाले से बताएं कि क्या वो इंग्लिश स्टार्ट और चाइनीज़ स्टार्ट दोनों में होता है या सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट होता है या सिर्फ चाइनीज़ स्टार्ट होता है? MBBS दोनों में होता है, चाइनीज़ स्टार्ट भी होता है, इंग्लिश स्टार्ट भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, हमारे एक टीचर थे सर एल्विस, वो साउथ अफ्रीका से थे। उन्होंने चाइनीज़ स्टार्ट में पढ़ा था, लेकिन चाइनीज़ स्टार्ट का ये होता है कि आपका HSK5 तक जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए उसके पहले जब आपने एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में अप्लाई करते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने खुद इंग्लिश स्टार्ट में किया था, तो उसका ये होता है कि आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम नहीं चाहिए होता, आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फ़र्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो आपको फ़र्स्ट ईयर में ही आपका चाइनीज़ जो एग्ज़ाम होता है HSK4 जो लेवल 4 होता है वो आपको पास करना होता है, ताकि फिर आपके सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स आपके मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं जो वो शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बग़ैर HSK यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। और पहले साल में आपको HSK4 कंप्लीट करना होगा और उसके बाद फिर जो है आपका चाइनीज़ जो सब्जेक्ट हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट है मेडिकल के, वो उसमें ऐड हो जाएंगे।
तो उस तरीके से ये फर्दर प्रोसीड होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा दोबारा से मिस हो गया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप इंग्लिश में टॉट में और मोस्टली कर रहे हैं अप्लाई तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाइनीज़ में करेंगे अप्लाई तो उसके लिए आपको चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है HSK 5 वो यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा टेस्ट लेवल रखा हुआ है, तो वो आपको वो वाला लेवल का टेस्ट या उसका एग्ज़ाम पास करके आपको वो सर्टिफिकेट लास्ट में चाहिए होगा। तो अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है और FSC के बाद जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लैंग्वेज से हटकर, और भी कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लैंग्वेज का बैरियर तो है। जब हम न्यू आते हैं तो हमें चाइनीज़ की ABC भी नहीं पता होती, तो लेकिन ये है कि जो जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो ये है कि कुछ लोग चाइनीज़ नहीं भी सीखते, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप चाइना आते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है न्यू लैंग्वेज सीखने की, तो आप उसको सीखें। और अब जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे आप चाइनीज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं, कुछ भी आपने ग्रॉसरी लेनी होगी तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज ही बोलेंगे, तो अब इसके लिहाज से आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी इसका कोर्स ऑफ़र करती है, पहले साल या दूसरे साल तक आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं वो, ताकि आपका चाइना में आप टाइम स्पेंड कर सकें या बिल्कुल सर्वाइव कर सकें आप। और फ़ूड के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैसे पहले मेंशन किया था कि ग्रॉसरीज़ स्टूडेंट्स खुद बाय करते हैं, मोस्टली खुद कुकिंग करते हैं, लेकिन बाहर से यहाँ से हलाल फूड्स मिलती हैं। चाइना में मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना में, जैसे लांचो साइड है या शिनजियांग वाली साइड है, तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है और उनके रेस्टोरेंट्स हैं हर सिटी में। तकरीबन कह लें कि विदिन 1 किलोमीटर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी का जो एरिया होगा विदिन 1 किलोमीटर आपको मुस्लिम रेस्टोरेंट कोई ना कोई मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको हलाल फूड मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर वो हम कह लें पाकिस्तान का खाना या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो वो आपको हर सिटी में नहीं मिलेगा। तो वो जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे बीजिंग या शंघाई या ग्वांगझो, वो सिर्फ वहीं पे मिलेंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं MBBS चाइना से, तो उसके बाद जब आप वापस पाकिस्तान जाते हैं तो PMC का जो टेस्ट होता है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का जो टेस्ट वगैरह होता है, उस हवाले से क्या चीज़ें, कितने टेस्ट होते हैं, या क्या वो जाते ही अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह है वो कर सकता है, या कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, उस हवाले से थोड़ा बताएं। जब आपके यहाँ पे 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, तो उसके बाद आपको पाकिस्तान जाके पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसको हम शॉर्ट अल्फाज में PMC भी कहते हैं। उसके 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, NLE 1 और NLE 2। तो जो है कि NLE 1 जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली टोटली कह लें कि थ्योरी टाइप होता है, वो MCQ वगैरह कह लें आप, एग्ज़ाम टाइप होता है। और जो NLE 2 है वो वाइवा टाइप होता है, उसमें स्टेशंस होते हैं बेसिकली। तो ये आपको 2 एग्ज़ाम पास करना पड़ेंगे। अच्छा, ठीक हो गया, मतलब कि 2 एग्ज़ाम आप देंगे तभी आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि क्या टेस्ट के बगैर हम प्राइवेट अपना क्लिनिक वगैरह चला सकते हैं, ये अलाउ है ऑफिशियली कि नहीं? नहीं, हम टेस्ट के बगैर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जब हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हम अपना जो क्लिनिक है वो ऑन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं रन कर सकते। लेकिन हम जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए, जैसे 6 साल की, हम यहाँ से डिग्री लेते हैं, पाकिस्तान जाके हम अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर देते हैं वो हॉस्पिटल में। उसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तान में, सीनियर डॉक्टर्स, उनके अंडर, उनकी सुपरविजन में हम अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं। और उसी हाउस जॉब के दौरान हम अपना टेस्ट भी क्लियर करते हैं, PMC 1 और PMC 2, ये दोनों स्टेप्स हम क्लियर करते हैं। तो एक साथ हमारी हाउस जॉब भी कंप्लीट हो जाती है और टेस्ट भी हो जाता है। तो उसके बाद हम जब टेस्ट क्लियर हो जाता है तो हम हाउस जॉब का लाइसेंस भी हो जाता है, जो एक हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो उसकी बेस पे हम फिर आगे अगर हमने दूसरी कंट्रीज़ में कहीं अप्लाई करना हो वो भी कर सकते हैं, और अगर हमने उसके बाद अपना क्लिनिक रन करना हो या किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट, इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल है कि जो कि आई थिंक हमारे जो सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपके क्लास फेलो से, आप तो इधर ही चाइना में जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो क्लास फेलोज थे वो उन्होंने क्या किया फर्दर? क्या वो वापस पाकिस्तान गए या जो चाइना में रुके, या फिर जो डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें वो मूव ऑन हुए? तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। हम बात करें अगर मेरे क्लासमेट्स की, तो जो मेरे क्लासमेट थे वो मेरे अलावा सारे ही पाकिस्तान हैं, तो सबका अल्हम्दुलिल्लाह PMC जो क्लियर है वो
और सब वहीं पे हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं अपनी ना। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से हम अगर दूसरी कंट्री जा सकते हैं या नहीं, तो हम ऑफ़ कोर्स दूसरी कंट्री जा सकते हैं। हर कंट्री का अपना एक लाइसेंस एग्ज़ाम होता है, वो आप पास करें तो आप वहाँ पे जाके जॉब भी कर सकते हैं और आगे अपना जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जिसको हम FCPS कहते हैं, जो पाकिस्तान में करेंगे तो FCPS होगा, बाहर करेंगे तो उनका अपना डिफरेंट नेम होगा, जो जिस कंट्री में करेंगे उसके लिहाज से अपना उनका नेम होगा। तो वो आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जॉब भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरे एक सीनियर थे जो इस वक्त जर्मनी में है, मेरे एक सीनियर थे नेपाल से थे, वो इस वक्त UK में जॉब कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर ही जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चाइना से ग्रेजुएट होते हैं तो आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और सवाल है अप्लाई के हवाले से कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं, FSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं? यानी कि जिस तरह से मास्टर या PhD के लिए होता है, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ख़ुद अप्लाई किया था, मैंने ख़ुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। तो क्या MBBS के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं? जैसे MBBS के लिए आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कोई यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर जो होता है आपको वो ढूंढना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, जो आपके लिए आपके बिहाफ पे आपका अप्लाई करेगा, आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन नोटिस और वीज़ा लेटर लेके देगा। तो आपका वही टोटल प्रोसेस करेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी डायरेक्ट। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब ये कि आपको कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर ढूंढना पड़ेगा। और ये कोऑर्डिनेटर चाइनीज़ होते हैं या पाकिस्तानी भी हो सकते हैं? ये पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मोस्टली हम चाइनीज़ को तो जानते नहीं होंगे और हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं जो आपको ट्रस्टवर्दी लगे, जिसको जो आपके लिए सूटेबल हो, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं चाइना में। जी बिल्कुल, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको फ़ीस वगैरह बता दी है कि फ़ीस जो है ना उसकी तकरीबन 10 लाख से स्टार्ट होती है, उससे ज़्यादा भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई भी सूटेबल जो बंदा हो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अप्लाई की, तो आप मुझे ये बताएं, चूँकि आपको काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे, तकरीबन 9 साल हो गए हैं और आपकी चाइनीज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो क्या आप भी किसी का एडमिशन करवा सकते हैं? यानी कि आपको अगर कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करे तो क्या आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करके तो उधर एडमिशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, एडमिशन मैं करवा सकता हूँ चाइना में, क्योंकि जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो वहाँ पे टीचर्स मुझे जानते हैं, तो मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ, उनको स्टूडेंट्स दे सकता हूँ, एडमिशन इजीली हो सकता है। या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं टीचर्स को जानता हूँ पर्सनली, तो उनके साथ कांटेक्ट करके तो एडमिशन चाइना में किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, पॉसिबल है। तो आप जो है, अगर आप MBBS में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर मोइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इनसे तमाम इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इनका जो WhatsApp नंबर है वो आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप MBBS में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये थी आज की वीडियो और ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन MBBS के हवाले से। अगर फिर भी कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और डॉक्टर मोइन को दीजिए इजाज़त। और लास्ट पे अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। आपका भी मुदस्सिर भाई शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।